नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सुंदराज सर आपका एक बार फिर से न्यू करियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत भव्य अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार हम राजस्थान कला संस्कृति की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी चला रहे हैं, उसमें राजस्थान कला संस्कृति का प्रश्नोत्तरी भाग नंबर 4 आज हम लेके आए हैं, जिसका ये पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न क्या कहता है? मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? यानी शाहजहां के समय से ही एक नाहर नृत्य खेलने की जो परंपरा है कहाँ प्रचलित है? पहला ऑप्शन चौमू, दूसरा किशनगढ़। क्या ये चाकसू की है या फिर मांडलगढ़ की है? तो दोस्तों देखें क्या है ये नाहरगढ़ का नृत्य। तो देखें नाहरगढ़ जो नृत्य है वह मांडलगढ़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? मांडलगढ़। और मांडलगढ़ कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। मित्रों याद रखिएगा, जब शाहजहां पहली बार जब मेवाड़ आए थे, कहाँ आए थे? मेवाड़ आए थे। जब वापस ये जब दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली जाते समय इन्होंने मांडलगढ़ भीलवाड़ा में विश्राम किया था। इनके विश्राम के समय मनोरंजन के लिए यहाँ पर एक नृत्य किया जाता है। उस नृत्य का नाम है नाहर नृत्य। मित्रों याद रखिएगा 2022 में जो नाहर नृत्य हुआ था वो 402 नंबर का नाहर नृत्य था। याद रखिएगा 2022 में जो नाहर नृत्य हुआ था वो 402वां नाहर नृत्य था। इस प्रकार यहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर होगा मांडल। मित्रों याद रखिएगा मांडल, जो कि ये किसके समय से हो रहा है? शाहजहां के समय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 2 नंबर पर, तेरे ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? फिर से देखें, तेरे ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? क्या ये गोगा जी को समर्पित है, रामदेव जी को है, पाबू जी को है, या फिर देव नारायण जी को तो है? या देखें तेरे ताली नृत्य क्या है ये? तेरे ताली नृत्य मित्रों याद रखें, तेरे ताली पादरला गांव पाली। याद रखिएगा तेरे ताली पादरला गांव पाली, अर्थात तेरे ताली नृत्य का जो उद्गम है वो उद्गम पादरला गांव पाली में हुआ था। यहाँ पर एक नृत्यांगना हुई थी, उसका नाम था मांगी बाई। प्रसिद्ध नृत्यांगना थी जिसका नाम था मांगी बाई। मांगी बाई का संबंध कहाँ से था? पादरला गांव पाली से था। इन्होंने इस नृत्य को, अगर बात करें तेरे ताली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है तो वो पादरला गांव पाली का प्रसिद्ध है। तेरे ताली नृत्यों को लेकर अगर और बात की जाए, ये किस लोक देवता के लिए जाना जाता है? तो याद रखना रामदेव जी के लिए ये जाना जाता है। रामदेवरा में जो मेला भरता है रामदेव जी का, वहां पर तेरा ताली नृत्य जो है वो आकर्षण का केंद्र होता है। अगर आपको दूसरा क्वेश्चन ये सब पूछ लिया जाए कि तेरा ताली नृत्य किस लोक देवी के लिए जाना जाता है, तो मित्रों याद रखना हिंगलाज माता के लिए भी यहाँ पर हिंगलाज माता के मंदिर में तेरे ताली नृत्य किया जाता है। तेरे ताली जो नृत्य है वो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। मित्रों याद रखें तेरे ताली का जो नृत्य है कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये रामदेवरा के मेले में जब करते हैं तेरे ताली नृत्य, तो उस समय पुरुष रावण हत्ता बजाते हैं। मित्रों याद रखें कौन सा हत्ता बजाते हैं? रावण हत्ता। और तेरे ताली जो नृत्य है वो मांगी बाई ने किया था। पहली बार अगर बात करें कि चित्तौड़गढ़ में, एक बार जब चित्तौड़गढ़ में 1954 में चित्तौड़गढ़ में यहाँ पर गडरिया और लोहार जाति का एक सम्मेलन हुआ था। मित्रों याद रखिएगा 1954 में चित्तौड़गढ़ में गडरिया जाति और लोहार जाति का एक सम्मेलन होता है, और उस सम्मेलन की शिरकत करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे। मित्रों याद रखिएगा कि यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे। इनके स्वागत के लिए मांगी बाई ने यहाँ पर तेरे ताली नृत्य किया था। और तेरे ताली नृत्य के लिए मांगी बाई को 1990 में यहाँ पर इनको संगीत अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इस तेरे ताली नृत्य के अंदर 13 मजीरे बांधे जाते हैं, और तेरे जो मजीरे बांधे जाते हैं, दाएं पैर में 9 मजीरे और बाएं पैर में 2 मजीरे बांधे जाते हैं, और हाथों में एक एक मजीरा बांधा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तेरे
देवताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तो ये रामदेव जी को समर्पित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बे। अगर लोक देवी पूछे तो हिंगलाज माता का ये फेमस होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मित्रों, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। स्क्रीन के सामने देखें, आपको तीसरा प्रश्न दिख रहा होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। एग्जाम में वाद्य यंत्र पूछे जाते हैं। कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है? फिर से देखें, कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? यहाँ पर नहीं है प्रश्न आया है कि कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। क्या सतारा नहीं है? क्या रवाज नहीं है? क्या जंतर नहीं है? या फिर चौतारा नहीं है? क्या होता है तत्व वाद्य यंत्र? तो मित्रों याद रखिएगा, तत्व वाद्य यंत्र वे होते हैं जो तार से बनते हैं। किससे बनते हैं? तार से बनते हैं। उन्हें तत्व वाद्य यंत्र कहते हैं। अगर बात की जाए रवाज की, अगर बात की जाए किसकी? रवाज की, तो ये रवाज जो है इसमें 12 तार होते हैं। इसमें 12 तार होते हैं। ये रावणों के द्वारा बजाया जाता है। मित्रों याद रखना, रवाज के अंदर 12 तार होते हैं और ये रावणों के द्वारा मारवाड़ में बजाया जाता है। कहाँ पे बजाया जाता है? मारवाड़ में ये बजाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं जंतर की। ये जो जंतर है आप देख पा रहे होंगे, तीसरा ऑप्शन जंतर। ये जो जंतर है इसमें 4, 5 या 6 तार होते हैं। इसमें 5 या 6 तार होते हैं। अगर बात की जाए जंतर में, तो जंतर जो है मगरमच्छ की चमड़ी से बनता है। यहाँ पर इसमें प्रयोग होता है मगरमच्छ की चमड़ी, मगरमच्छ की चमड़ी। मित्रों याद रखना, मगरमच्छ के चमड़े का प्रयोग इसमें होता है। लेकिन तार पूछे अगर जंतर में, तो जंतर में कितने तार होते हैं? 5 या 6 तार होते हैं। अगर इसमें और देखें इसका प्रयोग या फिर इस वाद्य को बजाया कब जाता है, तो मित्रों याद रखें, देव नारायण जी के भोपे, देव नारायण जी के जो भोपे हैं वो हमेशा अपनी फड़ वाँचते समय इसका वादन करते हैं। कब वादन करते हैं? फड़ वाँचते समय इसे बजाते हैं। और फड़ कौन वाँचते हैं देव नारायण जी की? तो यहाँ पर याद रखिएगा, गुर्जर जाति के भोपे क्या बजाते हैं? जंतर बजाते हैं और देव नारायण जी की फड़ वाँचने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार ये जंतर भी कौन सा वाद्य यंत्र होगा? तत्व वाद्य यंत्र होगा। रवाज भी कौन सा होगा? तत्व वाद्य यंत्र। अगला जो ऑप्शन है चौथा, वो है चौतारा। चौतारा यानी इसमें 4 तार हैं। मित्रों याद रखें, इसमें कितने तार हैं? 4 तार हैं। और ये जो चौतारा है, ये चौतारा रोहिड़े की लकड़ी से बना होता है। मित्रों याद रखना, किसकी लकड़ी से बना होता है? रोहिड़े की लकड़ी से बना होता है। चौतारा के लिए याद रखना कि चौतारा के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है? केतु गांव जोधपुर का प्रसिद्ध है। केतु गांव जोधपुर ग्रामीण का प्रसिद्ध है। यानी यहाँ पर चौतारा बनाने का कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये चौतारा जो ये भी तत्व वाद्य यंत्र है। अपना जो क्वेश्चन था वो ये था, कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? तो यहाँ पर ये तीनों ही तत्व वाद्य यंत्र है। और कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर सतारा वाद्य यंत्र तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, क्योंकि ये सुशिर वाद्य यंत्र है। ये कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है। जनजातियों को लेकर के यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्या कहता है देखें, निम्नलिखित में से किस जनजाति में वालर लोक नृत्य लोकप्रिय है? फिर से देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जनजाति में वालर लोक नृत्य लोकप्रिय हैं? क्या ये भील जनजाति का है, या फिर सहरिया जनजाति का है, या फिर गरासिया का है, या फिर मीणाओं का है? तो देखें, वालर नृत्य जो है वो ये वालर नृत्य सिरोही के गरासियों के द्वारा किया जाता है। मित्रों याद रखना, सिरोही के गरासियों के द्वारा किया जाता है। वालर नृत्य राजस्थान का एकमात्र नृत्य है। राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र का होता है। बिना वाद्य यंत्र का होता है। मित्रों याद रखिएगा कि राजस्थान का ऐसा कौन सा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र का होता है, वो वालर नृत्य होता है। और वालर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? सिरोही का प्रसिद्ध है। और कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो ये गरासियों के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा से, यानी ये कौन करते हैं? गरासिया जनजाति करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, राजस्थानी फड़
के फटने पर एवं कटने पर उसे विसर्जित किया जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। फड़ आपने सुना होगा, लेकिन वो जब फट जाती है, बड़ी हो जाती है, उसे कहाँ विसर्जित करते हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो देखें, राजस्थानी फड़ के फटने एवं कटने पर उसे विसर्जित किया जाता है। कहां पर किया जाता है? पहला ऑप्शन है, क्या उसे नक्की झील में विसर्जित किया जाता है? दूसरा ऑप्शन है, क्या उसे वेणेश्वर धाम में किया जाता है? या फिर क्या उसे आना सागर की झील में किया जाता है? या फिर उसे पुष्कर झील में किया जाता है? तो मित्रों याद रखिएगा कि ये जो नक्की झील है, नक्की जो झील है राजस्थान में माउंट आबू में है। कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में है। ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, ऊंची झील है। ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। अगर बात की जाए कि राजस्थान में गरासिया जनजाति की सबसे पवित्र नदी, या फिर यूं कहें गरासिया जनजाति अपने लिए सबसे अच्छी झील किसे मानती है, तो वो नक्की झील को मानती है। या फिर यूं कहें गरासियों की प्रसिद्ध झील कौन सी है, तो वो झील नक्की झील है। अगली बात करते हैं वेणेश्वर धाम की। ये वेणेश्वर धाम नवा टापरा डूंगरपुर में है। मित्रों याद रखिएगा, वेणेश्वर धाम कहां पर है? नवा टापरा डूंगरपुर में है। यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है और यहीं पर ही माघ मास की पूर्णिमा को, मित्रों याद रखें, माघ मास की पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ का मेला कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ का मेला कहते हैं। और यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है। मित्रों याद रखें, यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगला है आना सागर। आना सागर ये झील अजमेर में है। ये झील कहाँ पर है? अजमेर में। यहाँ पर भी फड़ विसर्जित नहीं होती। अब बचा है अपना अगला ऑप्शन, वो है पुष्कर झील। तो मित्रों याद रखें, पुष्कर झील, ये पुष्कर झील राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। तो याद रखें, राजस्थान की सबसे पवित्र झील वो पुष्कर झील है। इसमें कितने घाट हैं? तो इसमें 52 घाट हैं। याद रखें दोस्तों, 52 घाट हैं। अब बात कर लेते पुष्कर झील को लेकर विसर्जन की। तो यहाँ पर विसर्जन के लिए याद रखें, अगर बात करें विसर्जन की, तो यहाँ पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई। और बात करें किसी राजनेता को, तो देखें यहाँ पर बाल ठाकरे की अस्थियां विसर्जित की गई। और बात करें किसी फिल्म डायरेक्टर को लेकर के, तो यहाँ पर यश चोपड़ा की अस्थियां विसर्जित की गई। किसकी की गई? यश चोपड़ा की। और बात करें अगर किसी की, तो देखें यहाँ पर प्रधानमंत्री, याद रखें, अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां विसर्जित की गई। अब बात कर लेते हैं कि शाहपुरा का जो परिवार है, शाहपुरा का परिवार जिसका नाम है जोशी परिवार का नाम है जोशी परिवार, ये परिवार फड़ बनाने का कार्य करता है। क्या करता है? फड़ बनाने का कार्य करता है। फड़ क्या होती है? फड़ कपड़े के ऊपर किसी महापुरुषों, राजनेताओं या महात्माओं की जीवनी को चित्रित करना ही फड़ होता है। जब ये कपड़े फट जाते हैं या फिर फड़ फटती है, कटती या बड़ी हो जाती है, तो इसे विधिवत रूप से ये जोशी परिवार पुष्कर झील में इसे विसर्जित करते हैं। तो मित्रों याद रखें, फड़ के फटने कटने पर उसे कहां पर विसर्जित करते हैं? तो पुष्कर झील में करते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा 5वें का दे होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें, आपको दिख पा रहा होगा कि 6वां प्रश्न, निम्नलिखित सूची फर्स्ट में कपड़े की तथा सूची सेकंड प्रकार बताने के साथ मिलान करें और नीचे दिए गए कोड में से कोई सही उत्तर चुने। तो वापस से देखें, एक तरफ आपको कपड़े दिख रहे होंगे और दूसरी तरफ इसके प्रकार दिख पा रहे होंगे। तो देखें, अंगरखी पहली सूची है अंगरखी, फिर है ताराभात और मदील। क्या अंगरखी ओढ़नी है? क्या ताराभात पगड़ी है? क्या मदील बुगतरी है? इनको मैच करना है दोस्तों। अंगरखी क्या है? तो देखें क्या होता है अंगरखी। ये देखें, अंगरखी एक बुगतरी होती है। अंगरखी एक बुगतरी होती है। अंगरखी क्या होती है? बुगतरी होती है। अंगरखी को ही दुगदुगी भी कहते हैं। मित्रों याद रखना, अंगरखी को ही दुगदुगी भी कहते हैं।
ठीक है। और अगली बात करते हैं ताराभात। ये जो ताराभात है वो एक ओढ़नी होती है, एक प्रकार की क्या होती है, ओढ़नी होती है। मित्रों याद रखिएगा, ताराभात की जो ओढ़नी है वो आदिवासी महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाती है, आदिवासियों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाती है। अगर भात की बात करें तो पीली भात की ओढ़नी जाट महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाती है। पीली भात की ओढ़नी कौन ओढ़ती है, जाट महिलाएं ओढ़ती है। फिर आपको दिख रहा है ये मदील। मदील क्या है, तो मित्रों याद रखना, मदील एक पगड़ी है। मदील क्या है, पगड़ी है। तो पगड़ियां और कौन कौन सी होती, तो वो देखें कि दशहरे पर पगड़ी अगर कोई पूछे तो आप याद रखें मदील की पगड़ी होती है। दशहरे पर पहनी जाने वाली पगड़ी मदील की प्रसिद्ध है। होली के अवसर पर फूल पत्ती वाली पगड़ी पहनी जाती है। मित्रों याद रखें, होली पर कौन सी पगड़ी पहनते हैं, फूल पत्ती वाली। दशहरे पर मदील की पगड़ी। और विवाह के अवसर पर अगर पूछे, विवाह के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनते हैं, तो मोठड़े की पगड़ी पहनते हैं। विवाह के अवसर पर कौन सी पहनते हैं, मोठड़े की पगड़ी पहनते हैं। और अगर बात करें राजवंश को लेकर के बात करें तो याद रखिएगा जयपुर की खूटिया पगड़ी याद रखें। और जोधपुर की खिड़कियां पाग याद रखें। तो इस प्रकार देखिएगा, अंगरखी क्या है, तो अंगरखी एक बुगतरी है। और ताराभात क्या है, ओढ़नी है। मदील क्या है, पगड़ी है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर बे होगा। क्या होगा, बे होगा, क्योंकि अंगरखी में बगुतरी यानी 3 नंबर पर, और ताराभात जो कि क्या होती है, ताराभात ओढ़नी, ताराभात क्या होती है, ओढ़नी 1 नंबर पर। मदील क्या हो जाएगी, मदील पगड़ी हो जाएगी। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा से। इसका राइट आंसर हो जाएगा से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है। फिर से देखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है, मोक्ष का साधन क्या भक्ति है, मोक्ष का साधन क्या ध्यान है, क्या मोक्ष का साधन साधना है या फिर पाप है। तो देखिएगा, संत पीपा, ये संत पीपा, इनका जो जन्म है गागरोन दुर्ग में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, गागरोन में। गागरोन कहाँ पर है, झालावाड़ में है। गागरोन कहाँ पर है, झालावाड़ में है। लेकिन ये इनका बचपन का नाम प्रताप सिंह खींची था। मित्रों याद रखिएगा, इनका बचपन का नाम प्रताप सिंह खींची था जब ये राजा थे उस समय। उसके बाद इन्होंने अपना शासन अपने भतीजे को सौंपकर ये बनारस चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, बनारस चले जाते हैं, जो कि बनारस कहाँ पर है, यूपी में है। यहाँ जाने के बाद इन्होंने रामानंद को अपना गुरु बनाया था। किसको बनाया था, रामानंद को अपना गुरु बनाया था। उसके बाद इन्होंने दर्जी का काम किया। मित्रों याद रखिएगा, इन्होंने दर्जी का काम किया था। इनके ऊपर अगर बात की जाए, इनकी जीवनी किसने लिखी थी, इनकी जीवनी किसने लिखी थी, तो याद रखिएगा एक फ्रांसीसी होते हैं, उनका नाम था ग्रासा दा तासी। इनके द्वारा संत पीपा के ऊपर यहाँ पर क्या लिखी गई थी, जीवनी लिखी गई थी। संत पीपा की और चर्चा करें तो संत पीपा की जो छतरी है वो गागरोन दुर्ग में है। मित्रों अगर संत पीपा के गुफा की बात करें तो ये टोडा राय सिंह केकड़ी में है। मित्रों कहाँ पर है, केकड़ी में है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर संत पीपा ने और उपदेश दिए थे और कहा था कि मोक्ष का साधन तो भक्ति है। मोक्ष का साधन क्या है, भक्ति है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, ये कथन किसका है या फिर ये कथन किसका कथन है। तो देखें, क्या ये विश्व मोहन का है, देवेंद्र सत्यार्थी का है,
कोमल कोठारी का है या फिर आनंद कुमार स्वामी का है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। यहाँ पर कथन पूछा गया है कि राजस्थान के जो लोकगीत है, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, ऐसा किसने कहा था? तो पहला ऑप्शन देखें, विश्व मोहन। ये जो विश्व मोहन है, इन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार किया था। मित्रों याद रखिएगा, इन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार किया था। इनका संबंध जयपुर से है। इनका संबंध कहाँ से है? जयपुर से है। इनके जो गुरु थे वो थे रविशंकर। इनके जो गुरु थे वो कौन थे? रविशंकर। इनको 2012 में राजस्थान रत्न दिया गया था। अगर बात करें आगे कोमल कोठारी की, तो कोमल कोठारी ने राजस्थान की कला संस्कृति को बनाए रखने और राजस्थान की कला संस्कृति के संरक्षण के लिए 1960 में बोरुंदा गांव के अंदर एक संस्थान बनाया था जिसका नाम था रूपायन संस्थान। मित्रों याद रखिएगा, कौन सा संस्थान? रूपायन संस्थान। और ये जो रूपायन संस्थान है वो गुड़ला नृत्य को भी क्या देता है? संरक्षण देता है। फिर है अगला ऑप्शन आनंद कुमार स्वामी। ये वो स्वामी हैं जिन्होंने चित्रकला के लिए राजस्थानी चित्रकला का पहली बार इन्होंने वर्गीकरण किया था। पहली बार इन्होंने क्या किया था? वर्गीकरण किया था। और इन्होंने जो वर्गीकरण है वो राजपूत पेंटिंग में किया था। किसमें किया था मित्रों? राजपूत पेंटिंग में। कब करते हैं? 1916 में। अब बात कर लेते देवेंद्र सत्यार्थी। इन्होंने उर्दू, हिंदी और पंजाबी भाषा में साहित्य लिखे थे। उसी में ही कहा था लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। ये किसने कहा था? देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा था। इसका राइट आंसर होगा बे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वें प्रश्न पर देखें, सुमेलित कीजिए। एक तरफ मंदिर है और एक तरफ क्या है? जिला है। कामेश्वर महादेव का मंदिर क्या अलवर में है? शीतलेश्वर महादेव का मंदिर क्या जालोर में है? पीपला माता का मंदिर क्या झालावाड़ में है? नीलकंठ जी का मंदिर क्या पाली में है? तो मित्रों देखें, कामेश्वर महादेव का मंदिर पाली में है, शीतलेश्वर महादेव का मंदिर झालावाड़ में है, पीपला माता का मंदिर जोधपुर में है और नीलकंठ वाला कहाँ पर है? अलवर में है। यानी यहाँ पर जो ऑप्शन उल्टे होंगे वो इसके राइट आंसर हो जाएंगे। कामेश्वर महादेव यानी पहले में ए में होगा 4, तो देखिएगा ए में होगा 4, उसके बाद शीतलेश्वर होगा झालावाड़ 3 नंबर और बे में हो जाएगा 3, पीपला माता का मंदिर ये हो जाएगा जोधपुर, यानी से में होगा 2, से में 2 देखें, से में 2 कहाँ पर है? से में 2 और नीलकंठ हो जाएगा अलवर, नीलकंठ हो जाएगा अलवर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। दादू पंथ की शाखाएं हैं, दादू पंथ की शाखाएं हैं क्या 4 है, 5 है, 6 है या फिर 8 है? तो देखें कौन है दादू। तो ये जो दादू है वो इनका जन्म अहमदाबाद में होता है। कहाँ पर होता है? अहमदाबाद में। कहाँ पर? साबरमती की नदी पर। कौन सी नदी पर? साबरमती की नदी पर। और इनका जो यहाँ पर प्रधान पीठ है वो नरेना जयपुर में है। प्रधान पीठ कहाँ पर है? दादू पंथ की नरेना जयपुर में। मित्रों याद रखिएगा, दादू के यहाँ पर 152 शिष्य थे जो कि 52 स्तंभ के नाम से जाने गए हैं। किसके नाम से जाने गए हैं? 52 स्तंभ के नाम से जाने गए हैं, जिसमें एक सुंदरदास था और एक रज्जब हुए हैं। रज्जब जो उम्र भर दुल्ले के वेश में थे। अगर आपको ऐसा पूछे कि ऐसे कौन से संत थे जो दुल्ले के वेश में उम्र भर रहते हैं, तो वो कौन होते हैं? रज्जब होते हैं। दादू पंथी लोग कभी विवाह नहीं करते हैं और इनका जो वंश जो है यहाँ पर गोद लेने की प्रथा होती है, इसे चेला मुंडला कहते हैं। क्या कहते हैं? चेला मुंडला कहते हैं। मित्रों याद रखिएगा, मोतीलाल मनोहरिया के द्वारा ही पहली बार इन्हें राजस्थान का कबीर कहा गया था। इन्हें क्या कहा गया था? राजस्थान का कबीर कहा गया था दादू को। और उसके बाद इन्होंने ही यहाँ पर इनकी 6 शाखाएं बनाई थी। कितनी शाखाएं बनाई थी? 6 शाखाएं बनाई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा से। इसका राइट आंसर हो जाएगा से। अगर मित्रों आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ध्यान रखें, ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।